हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन योर लाइफ और यही उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत बढ़िया से होना चाहिए आपकी लाइफ में। जैसा आपने मुझसे डिमांड किया कि आपका वाइवा चल रहा है या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वॉलीबॉल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूं जो अभी तक आपने नहीं देखे, तो वॉलीबॉल की वीडियो मैंने दे दी। अब आपने बोला हैंडबॉल। हैंडबॉल मेरे लिए भी एक नया गेम है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी डिमांड सुनी किसी बच्चे की कि उनको कुछ चाहिए। तो अब जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो हैंडबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन इतना कहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको कुछ और वीडियोस के लिंक्स पे मिलेंगे और फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि आप फ्री माइंड होकर कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने की। उस टाइम बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना समझकर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और मुझे खुशी तब मिलती है जब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है हैंडबॉल टॉपिक से। फर्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हैंडबॉल किसने डेवलप की थी, कहाँ पर डेवलप की थी, तो आपको वहाँ पर राइट आंसर देना है। सबसे पहले तो जर्मनी में हुई थी डेवलप। और किसने की थी? कॉनरेड कोच, जो कि एक जिम्नास्टिक इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने इस गेम को जो है इन्वेंट किया था, उनको इस गेम को बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो ठीक है, ये हमें पता लग गया कि इस गेम को इन्वेंट किसने किया, लेकिन इसको अगर हम कहें कि थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की बात की जाए तो किसने इसको मॉडिफाई किया, फिर वहां पर आपने बोलना है फ्रेडरिक नुडेन नट्सन कह सकते हैं आप, कि साइलेंट रहेगा यहाँ पर। तो फ्रेडरिक नट्सन आप बोल सकते हैं। उन्होंने इस गेम को मॉडिफाई किया था। कब किया था? 1911 में। और कहाँ पर? डेनमार्क में। जर्मनी से इसकी शुरुआत होती है, इसको मॉडिफाई किया जाता है 1911 में, वो भी डेनमार्क में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल एमेटर हैंडबॉल फेडरेशन है वो कब फॉर्म्ड हुई थी? एमेटर क्या होता है? ऐसे लोग होते हैं एक्चुअल में जो लोग किसी चीज़ को सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि नॉट एज ए प्रोफेशन बट कुछ एंजॉय करने के लिए उस तौर पर लेते हैं किसी चीज़ को। रिस्क भी हो सकता है उसमें किसी बात का। जैसे कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग से रिलेटेड होते हैं कि ही इज़ जस्ट एन एमेटर प्लेयर और माउंटेनरिंग। तो यहाँ पर देखिए, जो इंटरनेशनल एमेटर हैंडबॉल फेडरेशन फॉर्म हुई थी 1928 में। और वो भी कब? ड्यूरिंग एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। फिर इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट के तौर पे इसको कब प्रेजेंट किया गया था, कहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, तो हम कहेंगे 1936 में। और किस जगह पर? बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स हुए थे, ओलंपिक गेम्स। क्योंकि इससे पहले भी जो वीडियो आपको दे चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो आपकी मतलब की नहीं थी, लेकिन उसमें ये बात बताई गई थी कुछ गेम्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने से पहले उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे रखा जाता है। और अगर लगता है कि वाकई डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है, उसकी एग्जीबिशन, जस्ट लाइक कि आप देखिए गेम कैसा लगता है आपको। अगर लगता है कि हाँ इसमें वर्थ है तो इसको आगे हम बढ़ाएंगे। फिर तो हम कहेंगे जो डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट के तौर पे रखा गया बर्लिन में, बर्लिन ओलंपिक्स में 1936 में। और इसकी जो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, पहले देखिए क्या था, 11 प्लेयर्स की टीम होती थी, बाद में 7 प्लेयर्स का जो है ट्रेंड चल पड़ा। 7 प्लेयर्स की गेम सबको पसंद आई और उसके बाद उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन हम कहेंगे जो फर्स्ट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो थी 1938 में। कहाँ पर? फिर से जर्मनी में। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझसे अक्सर कहा जाता है कि मैं बोर्ड कवर कर लेता हूं, तो आपके लिए थोड़ा छोड़ देता हूं स्पेस इसके लिए। और इसके बाद अगर हैंडबॉल का हम कहें, इसको गवर्न करने वाली, गवर्न मतलब इसको पूरा कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, तो उसका जो नाम है वो क्या है? इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। और ये हम कह सकते हैं ओलंपिक का एक इवेंट बना मेन के लिए 1972 में। कहाँ पर? म्यूनिक में। लेकिन अगर यही बात विमेन के लिए आती है तो वो हम कहेंगे 1976 में। 4 साल के बाद ऐसे इवेंट होते हैं, ओलंपिक इवेंट भी। तो 1976 में। और कहाँ पर? एट मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में। मेन के लिए 1972 और विमेन के लिए 1976। मेन के लिए कहाँ पर? म्यूनिक में। और विमेन के लिए हुआ मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में।
फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई। अब देखिए इंडिया की भी तो एक अलग से वो है गवर्निंग बॉडी जो हैंडबॉल को गवर्न करती है, तो 1955 में। और इसके बाद है साइज, अगर आपसे अब दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की, इसका जो साइज होता है प्ले फील्ड का क्या होगा, तो आप बोलेंगे 40 मीटर इंटू 20 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑफिशियल्स कितने होते हैं इस गेम में। ऑफिशियल्स क्या होते हैं, जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, आपने देखा होगा वहां पर एक अंपायर सामने फ्रंट पे होता है, एक लेग पे होता है, उसके अलावा थर्ड अंपायर भी होता है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर ऑफिशियल्स में आते हैं 2 रेफरीज, फिर एक स्कोरर आ गया, एक टाइम कीपर आ गया और एक रिकॉर्डर आ गया। तो ये डिटेल आपसे 1 बाय 1 भी पूछी जा सकती है कि कितने रिकॉर्डर होते हैं, कितने स्कोरर होते हैं, कितने टाइम कीपर होंगे या फिर कितने रेफरीज होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होते हैं, 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें 7 प्लेइंग टीम में होते हैं और 5 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। और इसके इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो उसमें आते हैं सबसे पहले ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में अब एक हिस्सा है ये उस इवेंट का, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, एशियन गेम्स होते हैं, वर्ल्ड लीग भी होती है, उसके अलावा नेशनल गेम्स और साथ में फेडरेशन कप। ये कुछ एक ऐसे इवेंट्स हैं जो इसी से कनेक्टेड हैं हैंडबॉल के गेम से। इसके अलावा बच्चों आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे रेड कार्ड और येलो कार्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि रेड कार्ड क्या होता है। एक्चुअल में पहले आता है येलो कार्ड। येलो कार्ड होता है अगर आप गेम खेल रहे हैं या उस गेम में आप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वट, बट अगर आपने डिसिप्लिन को कहीं तोड़ा है तो आपको येलो कार्ड दिखा दिया जाता है। अगर आप उस बात को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं, आप उस गलती को रिपीट करते चले जाते हैं, तो फिर आपको दिखा दिया जाता है रेड कार्ड, जिसका मतलब है कि आप उसके बाद गेम को आगे नहीं खेल पाओगे। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आपसे और पूछा जा सकता है वो क्या है, वो है पिवोट प्लेयर। पिवोट प्लेयर क्या होता है एक्चुअल में, एक टॉल प्लेयर होगा और ए प्लेयर हु रिमेन्स एट सेंटर ड्यूरिंग अटैक एंड डिफेंस। जब भी अटैक की बात आएगी, डिफेंस की बात आएगी, टॉल प्लेयर होता है और ये सेंटर में खड़ा होता है। और पिवोट प्लेयर कीप्स द मूवमेंट ऑफ द बॉल एंड ट्राइज टू ब्रेक द डिफेंस ऑफ ओपोनेंट्स। और इसका काम क्या होता है, बॉल को घुमाना, मूवमेंट करना बड़ी क्विकली, और जो डिफेंस होता है ओपोनेंट्स उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इसका मेन काम ये होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए जो 0 डिग्री कह सकते हैं या ओ डिग्री थ्रो क्या होता है, तो ए थ्रो अटेम्प्टेड नियर द कॉर्नर ऑफ गोल लाइन। ये मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक ये टर्म इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट उनको नहीं गो थ्रू किया, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं अपनी जो फाइल से डाटा आपने जो तैयार किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है फेक, दे आर ऑलरेडी मेंशन देयर, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में गिवन है। तो फेक क्या होता है, एक स्किल टू डिसीव ओपोनेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन एंड दस मेकिंग फ्री स्पेस टू मूव अहेड। जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते हुए आपने लेफ्ट की साइड टर्न किया, आपको पकड़ने के लिए वो लेफ्ट साइड आते हैं, फिर आप एकदम से ऑल ऑफ ए सडन राइट की तरफ टर्न लेते हैं, तो डिसीव करना होता है, धोखा देना होता है एक तरीके से। सो इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो इसमें आ सकता है आपका वो है डबल ड्रिबल। अब डबल ड्रिबल क्या होता है, इफ प्लेयर यूजेस बोथ हैंड्स सिमल्टेनियसली वाइल ड्रिबलिंग इट इज ए फॉल्ट। अब देखिए दोनों हैंड्स को यूज करना, ड्रिबलिंग करना, वो फॉल्ट भी माना जाता है, डबल ड्रिबल उसको कहा जाता है। लेकिन आपको तो एक टर्म के तौर पे इसको देखना है, ना कि ओवरऑल आपने इसको गो थ्रू करना है। फिर इसके अलावा है ऑलरेडी जो बता दिया मैंने आपको, येलो कार्ड और रेड कार्ड ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए अगर आप हम इसका वाइवा देना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू यू, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैं सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ माइन्यूटली और कर भी चुका हूँ। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना जैसा वाइवा देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके मार्क्स 30 में से 30, या अगर आपने वर्स्ट किया है तो 29। अगर फाइल नहीं लेकर गए, कुछ भी ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम थी, तब भी आपके 28 मार्क्स आपको मिलेंगे। आई एश्योर यू फॉर दैट। और आप ये बात मेरी याद रख सकते हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा आप तब मुझे बता देना आपके मार्क्स क्या रहे थे।
सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर से एक बात कहूँगा, अगर आपको फिर भी किसी और सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइको या फिर फाइन आर्ट्स, जैसे मैंने अभी उसकी सीरीज स्टार्ट की है, तो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ पार्ट अभी डिस्कस करना बाकी है, लेकिन मैं कर चुका हूँ शुरुआत उसकी, तो आप देखते रहिए। So thank you very much and have a very nice day.